डीएनए मित्रों, डीएनए में अब हम अपराध के खिलाफ योगी मॉडल बनाम ममता मॉडल का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर सरकार, हर राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब बात उस पर अमल की होती है तो असलियत सामने आ जाती है। आज डीएनए में हम महिला सुरक्षा के 2 मॉडल्स की बात करने जा रहे हैं। एक मॉडल वो है जो रेप जैसे जघन्य अपराध पर जिम्मेदारी लेने या सख्त एक्शन लेने के बदले लड़कियों को ही नसीहत देने का काम करता है, और दूसरा मॉडल वो है जो रेप जैसी घटनाओं पर ठोस एक्शन लेता है, गुनहगारों को लंगड़ा बना देता है। डीएनए मित्रों, यूपी और बंगाल की 2 नई वारदातों से इसका पता चलता है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप की घटना को लेकर हंगामा हो रहा है। आज भी दुर्गापुर में जोरदार प्रदर्शन हुए, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बदले देर रात छात्राओं के हॉस्टल से बाहर निकलने पर सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ यूपी के मेरठ में बच्चियों से रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। 25,000 के इनामी बदमाश शहजाद पर पहले से गैंगरेप, छेड़छाड़ और पॉक्सो के केस दर्ज थे। जेल से छूटने के बाद उसने 7 साल की एक बच्ची का रेप किया था। उसने पीड़ित के परिवार को धमकी भी दी थी, जिसके बाद रविवार देर रात वो मुठभेड़ में मारा गया। यानी रेप के आरोपी को यमराज के पास पहुंचा दिया गया। हम अपराधियों के एनकाउंटर का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेप जैसे गंभीर अपराध पर जिस तरीके की नसीहत ममता बनर्जी देती हैं, उसका भी कोई समर्थन कैसे कर सकता है। डीएनए मित्रों, दुर्गापुर के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के रेप केस को लेकर ममता को पुलिस पर सवाल उठाने चाहिए थे। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर ही सवाल उठा दिए। ममता बनर्जी कहती हैं कि आखिर मेडिकल कॉलेज ने पीड़ित को आधी रात बाहर जाने क्यों दिया। ऐसा कहकर वो पीड़ित पर ही सवाल उठा रही है कि रात को वो हॉस्टल से बाहर क्यों गई। उनके मुताबिक लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या एक महिला मुख्यमंत्री से इस तरीके के बयान की उम्मीद की जा सकती है? क्या लड़कियों को रात के समय घर या हॉस्टल में ताला लगाकर छोड़ देना चाहिए? क्या रेप के मामलों में कोई मुख्यमंत्री इतनी संवेदनहीन हो सकती है? ये सरकार जो कर रहा है ये पूरा बेकानून कर रहा है। महिला का सिक्योरिटी इतना खराब होता जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। घर से बाहर निकलना मुश्किल ही है। इट्स अनसेफ। अभी जो कानून व्यवस्था का जो हाल है इतना गिर गया है कि वो बेटियों के लिए सेफ्टी हमको नहीं लग रहा है। एक महिला मुख्यमंत्री है और उसके महिला मुख्यमंत्री का राज्य में एक महिला इससे सेफ नहीं है। दूसरी तरफ यूपी की योगी सरकार ने मेरठ एनकाउंटर के बाद एक बार फिर यह साबित किया कि महिलाओं और बच्चियों से अपराध करने वालों का अंजाम बुरा होगा। मेरठ में योगी फोर्स ने रेप के आरोपी शहजाद का एनकाउंटर करके एक बार फिर दिखाया है कि बेटियों के खिलाफ बुरी नजर डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने से लेके मर्डर और लूटपाट के आरोपियों के खिलाफ पिछले 8.5 साल में जबरदस्त अभियान चलाया। यूपी पुलिस के एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में लगभग 15,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 30,000 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए हैं। इन मुठभेड़ों में लगभग 250 अपराधी मारे गए हैं, जबकि 9,500 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन जब बात बंगाल की होती है तो ममता सरकार अपराधियों पर सख्ती दिखाने के बदले पीड़ित के खिलाफ ही खड़ी दिखाई देती है, विरोधी पार्टियों पर निशाना साधती है। कुल मिलाकर बंगाल की मुख्यमंत्री का नजरिया जहां यह है कि आधी रात को लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री की सोच है कि आधी रात में अपराधी सड़कों पर नहीं निकले। दोनों का यही नजरिया उनके बयानों में भी दिखाई देता है। Private medical colleges also is to take care for their students. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को छात्रों की हिफाजत करनी चाहिए। लड़कियों को खासकर रात के समय बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। उन्हें अपनी सुरक्षा भी खुद करनी होगी। अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाया तो मान करके चलिए कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। बेटियों की सुरक्षा को लेकर घिरने के बाद ममता बनर्जी सफाई दे रही हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा रहा है। लेकिन पहले की घटनाओं में भी ममता बनर्जी की सरकार और उनकी पार्टी विवादों में रही है। जून 2025 में कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप केस में टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कॉलेज बंद होने के बाद लड़की के अकेले जाने पर सवाल उठाए थे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। अगस्त 2024 के आर्जीकर केस के बाद शुरुआत में इसे पुलिस ने आत्महत्या का मामला बनाने की पूरी कोशिश की। ममता बनर्जी ने कहा कि महिला डॉक्टरों को नाइट ड्यूटी पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह फरवरी 2024 में
संदेश खाली रेप केस को ममता बनर्जी मामूली घटना बताकर खारिज करने की कोशिश करती थी। ममता के ताजा बयान से नाराज आरजीकर केस की पीड़ित के पिता ने कहा है कि ममता को लड़कियों के लिए एक फतवा जारी कर देना चाहिए। हम उनको बोलेंगे आज ही रात एक फतवा जारी कर दे, कल सुबह से कोई लड़की घर से नहीं निकल पाएगा तो अच्छा रहेगा। कोई लड़की बाहर नहीं निकलेगा, कोई घटना नहीं घटेगा। उन्होंने जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर सकेंगे और उनको नहीं करेगा तो उनको चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ देना चाहिए। ये आपने बंगाल का मॉडल देख लिया। दूसरी तरफ योगी सरकार ने मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाया है। 2025 में इसका 5वां चरण चल रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने की इसी पहल का नतीजा है कि गाजियाबाद और बागपत जैसे जिलों में पुलिस की महिला टीम ने अपराधियों का एनकाउंटर किया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती की इसी नीति का असर है कि आबादी के मामले में सबसे बड़े राज्य यूपी में अपराध दर में सुधार हो रहा है। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रति लाख आबादी पर औसतन 448 अपराध दर्ज हुए, लेकिन यूपी में यह आंकड़ा 335 रहा। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के बावजूद यूपी ने दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य में प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 58 रही, जो राष्ट्रीय औसत 66 से 8% कम है। हालांकि इस मामले में हम यही चाहेंगे कि ये बिल्कुल शून्य होनी चाहिए। इसे कम और ज्यादा करके अच्छा या खराब नहीं कहा जा सकता, इसको शून्य पे आना चाहिए। 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी में सजा की दर 71% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 0 बताई गई है। योगी जी की कानून व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ अपराधी अगर दिन में निकलते हैं तो लंगड़े हो जाते हैं और मार दिए जाते हैं और न रात में निकल सकते हैं। और यहाँ कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। हमारे यहाँ अपराधी लंगड़े किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 से आई है, जब से उत्तर प्रदेश में सीधा फैसला होता है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। कुख्यात अपराधियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिला दिया। आज अमन चैन और कानून का राज है, हमारे बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जो सरकार की शक्ति हुई है उससे जो एक गिरोहबंद अपराध था, जो योजनाबद्ध था, वो तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। डीएनए मित्रों, जब सांप्रदायिक दंगे की बात चली है तो इस मामले में भी पश्चिम बंगाल और यूपी का उदाहरण देना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान दंगा हुआ, जबकि यूपी के बरेली में पिछले महीने आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान दंगे की कोशिश की गई। दंगे की ये दोनों वारदातें इसी साल की हैं। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, उन्हें अपने गांव से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। दंगे के लगभग 50 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ को जमानत भी मिल गई है। जबकि यूपी के बरेली में समय रहते न सिर्फ हिंसा की साजिश नाकाम की गई, बल्कि साजिश रचने वालों को ऐसा सबक सिखाया गया कि अब वो हिंसा से पहले कई बार सोचेंगे। दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया, उनकी संपत्ति सील की गई और फिर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया गया। यानी यूपी में दंगाई पुलिस के डर से भागे भागे घूमते हैं और फिर भी बच नहीं पाते, जबकि बंगाल में दंगाइयों के डर से पीड़ितों को ही भागना पड़ता है। डीएनए मित्रों, दंगे को लेकर यही नजरिया दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयानों में भी दिखाई देता है। मुर्शिदाबाद और मालदा में दंगा बीजेपी ने कराया। उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। वह सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। डीएनए मित्रों, दुर्गापुर रेप केस को लेकर कॉलेज को जिम्मेदार ठहराने वाली ममता बनर्जी कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की वजह से इस तरीके के बयान दे रही हैं, क्योंकि रेप केस में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम है शेख नसरुद्दीन, शेख फिरदौस, शेख शफीक, शेख रियाजुद्दीन और अपू बाउरी। इनमें से पहला आरोपी यानी शेख नसरुद्दीन बिजली विभाग का अस्थायी कर्मचारी होने के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता भी बताया जा रहा है। रेप केस में टीएमसी कार्यकर्ताओं के शामिल होने के बीच ममता का कॉलेज पर जिम्मेदारी डालना उनकी संवेदनहीनता के साथ साथ राजनीति पर भी सवाल उठाता है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रेप केस में शामिल होने का आरोप है, तो दूसरी तरफ टीएमसी के एक विधायक खुलेआम अपने विरोधियों को धमकी दे रहे हैं।
कैनिंग पूर्व से टीएमसी विधायक शौकत मोल्ला ने एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को धमकाया। धमकी देते समय उन्होंने धर्म का सहारा भी लिया। माয়ের দুধ খেয়ে থাকে, একজন যদি বাবা যদি সত্যিকারে জন্ম দিয়ে থাকে, বাংলার একজন সংখ্যালঘু মুসলমানের গায়ে হাতে দিয়ে কত ধানে কত চাল ওকে সুদে আসলে কয়েক ঘন্টা ওকে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা ছেড়ে দেবো। शौकत मोल्ला कह रहे हैं कि मुस्लिम को कोई हाथ लगाकर देखेगा तो ब्याज समेत हिसाब किताब समझा देंगे। यहां ब्याज समेत हिसाब किताब का मतलब कोई अंगणित नहीं है, बल्कि वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। डीएनए मित्रों, टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता विपक्ष को धमकाने से तो कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन जब बात अपराधियों की आती है तो उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। टीएमसी की जो मर्दानगी विपक्ष के खिलाफ दिखाई देती है, वो अपराधियों के खिलाफ क्यों नहीं दिखती? सोचकर देखिए, अगर शौकत मोल्ला जैसे धमकीबाज नेता यूपी में होते तो क्या होता?